नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्रिस का टॉपिक पढ़ाऊंगा। देखिए, GS3 इंडियन इकोनॉमी में क्रिस का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग क्रिस कीमत नीति, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, MSP, किसानों के मुद्दे, ये सब समझेंगे। तो इसको हम आज सबसे पहले हम एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, कृषि कीमत नीति को देखेंगे कि सबसे पहले आप अगर कृषि कीमत नीति को समझ गए तो इसके बाद आप फूड सिक्योरिटी, MSP, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कैसे आप उसका उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कृषि कीमत नीति को एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसमें ये प्रश्न है कि कृषि कीमत नीति से आप क्या आशय है। कृषि कीमत नीति के उद्देश्यों को बताते हुए इसकी सीमाएं बताइए। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। आशय बताना है, उद्देश्य बताना है और सीमाएं बताना है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कृषि कीमत नीति CACP की संस्तुतियों पर आधारित है। कृषि कीमत नीति में खाद्यान्नों के मूल्य का निर्धारण, मूल्य प्रबंधन एवं मूल्य प्रबंधन को लागू करना शामिल है। देखिए, एक आयोग है कृषि की लागत एवं मूल्य आयोग, CACP। ठीक, तो इसकी संस्तुतियों पर ही आधारित है कृषि कीमत नीति, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। ठीक, तो इसमें 3 चीज़ें इसकी परिभाषा में होती हैं। देखिए, ये खाद्यान्नों के मूल्यों का निर्धारण करती है, प्राइस डिटर्मिनेशन करती है, मूल्य प्रबंधन करती है, उस प्राइस का मैनेजमेंट देखती है और उस मूल्य प्रबंधन को कैसे लागू करना है इस बात की व्यवस्था करती है। तो ये ऐसी नीति जिसमें ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं, कृषि कीमत नीति होती है। देखिए, खेती को लाभदायकता सुनिश्चित करने के लिए ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पहले हम इसको एक फ्लोचार्ट के माध्यम से डिफिनेशन को समझते हैं काफ़ी आसानी से। देखिए, कृषि कीमत नीति में जैसा कि मैंने ये डेफिनेशन बताई, तो खाद्यान्नों के उचित मूल्य का निर्धारण, खाद्यान्नों के मूल्य का प्रबंधन और उस मूल्य प्रबंधन को लागू करना है क्रियान्वयन। ठीक, तो खाद्यान्नों के मूल्य का उचित निर्धारण जो है CACP करता है। ठीक, खाद्यान्नों के मूल्यों का प्रबंधन जो है वो MSP, प्रोक्योरमेंट प्राइस और इशू प्राइस के माध्यम से होता है, जिसमें आप देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जानते ही होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को फसल बोने से पूर्व आश्वासन देती है सरकार कि हम आपको एक प्रकार का बीमा देंगे, एक प्रकार का इतना मूल्य प्रदान करेंगे ही करेंगे कि हम 22 रुपये, 23 रुपये जितना है प्रति कुंटल जो है हम आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे। तो ये बुआई से पहले सरकार आश्वासन कर देती है किसानों को, ताकि वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। ये देखिए, खाद्यान्नों के मूल्यों का प्रबंधन कर देती है। इसी प्रकार से प्रोक्योरमेंट प्राइस खरीद मूल्य है और निर्गत मूल्य है, इशू प्राइस है। तो ये चीज़ें हम तीनों टेक्निकल हमको नहीं इसको भी समझना है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये सामान्य से परिभाषा देखते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा है इस मूल्य प्रबंधन का क्रियान्वयन कैसे करती है। तो मूल्य प्रबंधन का क्रियान्वयन इन माध्यमों से होता है। जैसे उसमें सबसे पहले बफर स्टॉक को बनाए रखना, सरकार बफर स्टॉक होता है उसको बनाए रखना। नैफेड जो है वो इसके लिए कार्य करता है। और क्रेडिट फैसिलिटी, साख ऋण व्यवस्था भी करती है सरकार, किसानों को ऋण देना, साख देना, KCC कार्ड, ये सब सारी चीज़ें भी मूल्य प्रबंधन में ही आएगा। तो आगे देखते हैं। तो कृषि कीमत नीति का उद्देश्य, देखिए कृषि कीमत नीति का उद्देश्य एकदम सामान्य है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करना। तो उत्पादक कौन हो गया, उत्पादक मतलब किसान हो गया। ठीक, उपभोक्ता कौन हो गया, उपभोक्ता आम नागरिक हो गया, जो कि खरीदता है, उपभोक्ता हो गया। ठीक, तो इन दोनों मतलब कि जो फसल हो इसका दाम बहुत कम ना हो, ताकि किसानों को नुकसान मत हो, नहीं हो। और जो है ये जो फसल है या जो जो राशन है इतना महंगा ना हो कि आम लोग को इसे खरीद ना पाएँ। तो ये दोनों के बीच में संतुलन करना। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, किसानों को खाद्यान्नों के मूल्य का उचित मूल्य प्रदान करना। ठीक, अब देखिए दूसरा किसान बताए, दूसरा उपभोक्ता के हितों की रक्षा, और ताकि खाद्यान्नों की कीमत ज़्यादा बढ़ ना पाए, फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़ पाए। ये 2 उद्देश्य हो गए। तो फूड इन्फ्लेशन समझ लीजिए और यहाँ पे किसानों के हितों की रक्षा करना। तीसरा है कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों के मध्य समन्वय भी करना। 3 मुख्य उद्देश्य हो गए। इसके अलावा और कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि मूल्य स्थिरता बनाए रखना, अभी मैंने बताया फूड सिक्योर जो है फूड इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, खेती को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाना, निवेश और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना, और कि निवेश प्रौद्योगिकी को, ठीक, सरकार को जो सब्सिडी प्रदान करना किसानों को,
ये सब सारी चीज़ें भी उद्देश्य में हो जाएंगी। ठीक, कि टिकाऊ किस पद्धतियों का विकास करना, कि सतत कृषि का विकास किया जाए। अगला देखते हैं इसकी कुछ सीमाएं हैं क्या कृषि कीमत नीति की। ये बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ मिलता है इस कृषि कीमत नीति से, उनके अनुकूल है ज़्यादा ये। ठीक, दूसरा है एमएसपी पर सभी फसलों पर लागू नहीं होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है एमएसपी की, कि ये जो कृषि कीमत नीति के अंतर्गत एमएसपी है ये सभी फसलों पर नहीं लागू होती है, कुछ ही फसलों पर लागू होती है, धान गेहूँ और कुछ ही फसलों पर। तो खाद्य स्फीति की बढ़ती दर, ये मैंने बताया ना, फूड इन्फ्लेशन की बढ़ती दर, ये भी एक समस्या है, एक चुनौती है। पीडीएस में भी दोष है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी अब बताऊंगा मैं आपको पीडीएस क्या होता है। तो पीडीएस मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो उचित राशन की दुकानें होती हैं उसमें वितरण करती है सरकार जो है सर्ज राशन की, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए। ठीक, तो ये पीडीएस सिस्टम जो है पूरा, उसमें भी दोष है। ठीक, उसमें भ्रष्टाचार है, इसके बारे में कह रहा है। तो इस अब हम अगला निष्कर्ष देखते हैं। तो इतना बहुत आसान सा प्रश्न था, इसका निष्कर्ष देखते हैं। अतः कृषि कीमत नीति उत्पादक या किसान एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखने के साथ साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के उद्देश्यों में भी सहायता करता है। तो बहुत ही अच्छा ये जो है निष्कर्ष हो गया यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या है कि जो किसान, और मैंने बता ही दिया कि किसान और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करना। लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है, ये जो है देश में जो है फूड सिक्योरिटी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। ठीक, और देश में गरीबी भूखमरी ना हो, इसके लिए प्रयास करता है। तो ये जो इसके उद्देश्य है, तो ग्रामीण और शहरी रूप में जो है व्यवस्था करना पीडीएस के माध्यम से, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी का उद्देश्य है। ठीक, तो फूड सिक्योरिटी प्रदान करना भी है, ऐसा इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि इसको ध्यान में रखने के साथ साथ जो है फूड सिक्योरिटी जो है खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा है, या इसमें भी ये सफल है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो हल्का सा बदल के मतलब ये कंक्लूजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया। बाकी भारत में, इसके अलावा भारत में कृषि मूल्य नीति बहुआयामी है, इसके बारे में लिख सकते हैं। हाँ, काफ़ी बहुआयामी है बिल्कुल, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि ये फूड सिक्योरिटी को भी कवर कर रहा है, ये जो है किसानों के हित की भी रक्षा कर रहा है, उपभोक्ता के हितों की भी रक्षा कर रहा है। तो इस प्रकार से बहुआयामी रणनीति है, और एक अच्छी जो है कृषि कीमत नीति भारत में है, कुछ सीमाओं के साथ में भी। तो इस पर थोड़ा सा जो है प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ नीति क्रियान्वयन में काम किया जाए तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये एक अच्छा सा प्रश्न कवर कर लिया। तो आगे हम देखते रहेंगे, जिसमें हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे हम पीडीएस पढ़ेंगे, हम फूड सिक्योरिटी पढ़ेंगे, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। देखिए प्री में भी क्वेश्चन पूछा था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में। तो ये सब सारी चीज़ें देखेंगे, और हाँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी देखेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी देखेंगे ना। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखेंगे। इसके बाद इसमें लैंड रिफॉर्म भी है, आता है। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। किसानों के इसको की समस्याएं, कुछ एमएसपी के अलग से मुद्दे पढ़ लेंगे। ये कृषि का टॉपिक इस तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ते रहिए, आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।